मेरा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। ये सुनकर सूरजमल बोला, किंतु आचार्य चाणक्य तो तक्षशिला में है ही नहीं। तो फिर कहां है? राजहंस ने पूछा। तब सूरजमल बोला, ये मुझे भी नहीं पता। उन्होंने चंद्रगुप्त और राजकुमार पब्बत को तक्षशिला के बाहर बुलवाया है। शायद उन दोनों को कोई कठोर दंड देने वाले हैं। सूरजमल की बात सुनकर राजहंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो आचार्य चाणक्य तक कैसे पहुंचे। वहीं चंद्रगुप्त और राजकुमार पब्बत चुपचाप तक्षशिला के एक सेवक के साथ घने जंगलों में चले जा रहे थे। उन्हें यह तो पता था कि आचार्य चाणक्य उन्हें दंड अवश्य देंगे, लेकिन दंड के लिए इतनी दूर बुलाने की बात दोनों को ही उलझाए हुए थी। दोपहर का समय था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोनों चलते चलते पूरी तरह थक चुके थे। आखिरकार सेवक उन्हें एक पहाड़ी के पास लेकर आया और बोला, वो देखो, पहाड़ी के उस आखिरी छोर पे आचार्य चाणक्य खड़े तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। यह कहकर सेवक वहीं पर रुक गया। चंद्रगुप्त और पब्बत पहाड़ी की तरफ चल दिए। किसी तरह वो पहाड़ी के आखिरी छोर पे पहुंचे तो देखा कि आचार्य चाणक्य शून्य दृष्टि से आसमान की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी गहरे विषय के बारे में चिंतन कर रहे हों। चंद्रगुप्त और पब्बत दोनों ठीक उनके पीछे आकर खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, आचार्य, आपने हमें बुलाया? उनकी आवाज सुनकर आचार्य का ध्यान टूटा और वो धीरे से पीछे मुड़े। उनके चेहरे का भाव गंभीर था। कहिए आचार्य, आपने हमें यहां इतनी दूर इस निर्जन पहाड़ी पर क्यों बुलाया? पब्बत ने आचार्य चाणक्य से प्रश्न किया। चाणक्य बोले, मुझे तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। और वो क्या है आचार्य? चंद्रगुप्त ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तब चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, यही कि तुम दोनों में से कोई भी सम्राट बनने योग्य नहीं। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने आचार्य चाणक्य से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की थी। उन्होंने एक दृष्टि चंद्रगुप्त और पब्बत पर डाली और वापस मगध साम्राज्य की दिशा में देखते हुए बोले, तुम दोनों में ही मगध के विशाल साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता नहीं है और मैं अपनी मातृभूमि का भविष्य कमजोर हाथों में नहीं सौंप सकता। पब्बत हांफते हुए बोला, आचार्य, मुझ पर संदेह ना करें। ये चंद्रगुप्त शासक बनने योग्य नहीं है, लेकिन मैं। ये सुनकर चंद्रगुप्त खुद पे संयम न रख सका और थोड़ा गुस्से में तपाक से बोला, राजकुमार पब्बत, योग्यता और अयोग्यता परीक्षा के माध्यम से सिद्ध होती है, ना कि आपके कहने से। चंद्रगुप्त की बातें सुनकर पब्बत की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, शांत। दोनों ही एक दूसरे को खामोश नजरों से घूरते हुए चुप हो गए। चाणक्य गंभीर होते हुए ऊंचे स्वर में बोले, अगर तुम दोनों ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो इस निर्जन पहाड़ी की तरह अकेले पड़ जाओगे, जिसका साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी सबने छोड़ दिया। चंद्रगुप्त और पब्बत ने एक साथ सर झुकाकर कहा, क्षमा आचार्य। आचार्य चाणक्य ने सामने दिख रही खाई की तरफ इशारा किया, जो दो पहाड़ों के बीच की चट्टानों के टूटने से बनी थी। वहां छोटे मोटे पौधे उगने शुरू हो चुके थे। उन्होंने नरम आवाज में कहा, ये खाई देख रहे हो? बरसात के दिनों में पानी पहाड़ों से नीचे उतरकर इस खाई में बह जाएगा और वहां पनप रहे पौधों का वजूद तक मिटा देगा। उसी प्रकार तुम दोनों के आपसी संघर्ष के बीच कोई तीसरा ही अपना लक्ष्य साध लेगा। वो एक क्षण रुके और कुछ सोचते हुए बोले, तुम दोनों को अपना आपसी संघर्ष छोड़कर खुद से संघर्ष करना सीखना होगा। अपने मन मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करनी होगी। खुद को साम्राज्य की रक्षा करने के योग्य बनाना होगा। किसी से श्रेष्ठ होने के बजाय खुद श्रेष्ठ बनो। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से श्रेष्ठतम मनुष्य ही मगध साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता रखता है। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य,
हम दोनों आपकी सीख पर अवश्य अमल करेंगे, चाणक्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, अगर मुझे दोबारा ऐसी सूचना मिली तो नियम तोड़ने वाले से मेरा रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। पब्बत और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया और वहां से जाने लगे। चंद्रगुप्त पर चाणक्य की बातों का प्रभाव दिख रहा था, लेकिन इसके ठीक विपरीत पब्बत पर उनकी बातों का कोई असर नहीं दिखा। उसने आगे चल रहे चंद्रगुप्त को घूर कर देखा और मन ही मन बोला, आचार्य कुछ भी कहे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा चंद्रगुप्त। भले ही मैं सामने से तुमसे ना लड़ूं, पर तुम्हारे रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दूंगा कि तुम खुद ही सम्राट बनने का स्वप्न छोड़ वापस अपने मालिक के पास गुलामी करने लौट जाओगे। यह सोचते हुए पब्बत चंद्रगुप्त से आगे बढ़ गया। पब्बत के हाव भाव देख चंद्रगुप्त समझ गया कि आचार्य की बातों का पब्बत पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इधर चाणक्य अभी भी मगध राज्य की दिशा की ओर ही देखे जा रहे थे। जहां एक ओर पब्बत और चंद्रगुप्त की लड़ाई ने चाणक्य को चिंतित कर दिया था, वहीं मगध के राजमहल में महारानी अपने कक्ष में थी, भले ही आईने के सामने, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा था। उनके पीछे खड़ी मुरा उनके बालों में सुगंधित तेल से मालिश कर रही थी। कुछ सोचते हुए महारानी ने मुरा से कहा, तुम्हें पता है पुत्र वियोग कैसा होता है? कितना दर्द होता है, कितना कठिन होता है पुत्र को महल की सुख सुविधा को त्यागते देखना। मुरा बगैर कुछ बोले बालों में मालिश करती रही। महारानी फिर बोली, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम एक दासी हो ना, और तुम्हारा पुत्र भी एक दास होगा। भला दासियों को महल की सुख सुविधा का क्या अनुमान होगा? तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। कल तक मेरा राजकुमार इस नरम मखमली सेज पर सोता था, और आज पता नहीं वो किस हाल में जी रहा होगा, क्या खाता होगा, कहां सोता होगा, किस हाल में होगा मेरा लाल। बोलते बोलते महारानी की आंखें भर आई। इधर तेल मालिश कर रही मुरा की हालत तो महारानी से भी बदतर थी। महारानी को यह तो पता था कि उनका बेटा कहां है, लेकिन मुरा तो अपने चंद्रगुप्त के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन वो किससे अपना दुख बांटती? वो अपने दुख को अपने अंदर ही समेटे चुपचाप अपना काम कर रही थी कि तभी द्वार से एक दासी कक्ष में आई और बोली, महारानी, महामंत्री अमात्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अमात्य का नाम सुनते ही महारानी की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अमात्य जरूर पब्बत की सूचना लाए होंगे, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उन्होंने दासी से कहा, अनुमति है, उन्हें अतिशीघ्र अंदर भेजो। दासी ने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और बाहर जाकर अमात्य को महारानी का संदेश दिया। कुछ क्षण बाद ही अमात्य ने महारानी के कमरे में प्रवेश किया। अंदर आते ही उनकी नजर महारानी के पीछे खड़ी मुरा पर गई। उन्होंने मुरा को घूर कर देखा और महारानी के सामने सर झुकाकर बोले, महारानी की जय हो। सोने के मुकुट पर मोर पंख की शोभा देते हैं, ना कि काग के पंख। महारानी अमात्य का इशारा समझ गई और हाथ के इशारे से मुरा से बोली, एकांत। मुरा सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। अमात्य उसे अंतिम क्षणों तक जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के तुरंत बाद महारानी खुशी से बोल पड़ी, अमात्य, राजकुमार पब्बत ठीक तो है ना? कैसा है वो दुबला तो नहीं हो गया है? अब क्या सूचना लाए, मुझे शीघ्र बताएं, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा। अमात्य ने निराशा जताते हुए कहा, महारानी, मुझे अभी राजकुमार पब्बत की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं कल सवेरे ही एक सैनिक को तक्षशिला भेजूंगा और उम्मीद है उसके माध्यम से जल्दी हमें राजकुमार के हालचाल मिल जाएंगे। महारानी का चेहरा फिर से उदास हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, फिर आप यहां किस काम से आए थे? अमात्य ने कहा, महारानी, मैं आपको आगाह करने आया था कि थोड़ा सावधान रहें, किसी पर भी भरोसा ना करें। राजमहल कांटों से भरा पड़ा है, कोई भी कांटा चुभ सकता है।
मैंने आपके कक्ष के बाहर 2 अतिरिक्त सैनिकों को खड़ा कर दिया है। महारानी पुदपुदाते हुए बोली। जिसके हृदय पर उसके पुत्र वियोग का कांटा चुभा हो, उसे दूसरा कांटा क्या दर्द देगा? अमात्य बोले। महारानी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन विश्वास रखिए, बहुत जल्द आपको राजकुमार पब्बत की कुशलता का समाचार प्राप्त होगा। फिलहाल मैं अभी प्रस्थान की आज्ञा चाहूंगा। महारानी ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ से जाने का इशारा किया और अमात्य कक्ष से बाहर निकल गए। मुरा वहीं कुछ दूरी पर एक खंबे के पीछे खड़ी अमात्य की बातों को सुनने का प्रयास कर रही थी। कक्ष से बाहर निकलते ही अमात्य के पास एक गुप्तचर दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, महामंत्री जी, मैं कब से आपकी खोज में था। एक महत्वपूर्ण सूचना है शंभुनाथ के बारे में। अमात्य आश्चर्य से बोले, शंभुनाथ? उन्होंने एक नजर अपने आसपास दौड़ाई और फिर धीरे से बोले, क्या नहीं, मेरे कक्ष में चलो। इतना बोलकर वो तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ बढ़े और वो गुप्तचर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुरा, जो खंबे के बगल से सब सुन रही थी, गुप्तचर के मुंह से शंभुनाथ का नाम सुनकर चौंक गई। उसने खुद से हैरानी पूर्वक कहा, मंत्री शंभुनाथ? उनके बारे में क्या सूचना है? वो कहीं संकट में तो नहीं? मुझे पता करना होगा कि ये गुप्तचर क्या सूचना लाया है। इतना बोलकर वो भी हल्के कदमों से उनके पीछे जाने को आगे बढ़ी ही थी कि तभी महारानी ने उसे वापस अपने कक्ष में बुला लिया। मुरा को ना चाहते हुए भी कक्ष में वापस जाना पड़ा। इधर तक्षशिला में वीरसेन अपने कुछ मित्रों के साथ एक आम के बगीचे में बैठा था और वहीं कुछ दूरी पर चंद्रगुप्त एकांत में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वो पेड़ के पत्तों को भेदने की कोशिश कर रहा था। उसने पेड़ के बीच वाली शाखा में लगी 2 पत्तियों को एक साथ भेदने के लिए अपने धनुष पर बाण साधा। वीरसेन के एक मित्र ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वीरसेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या चंद्रगुप्त पत्ती को भेद पाएगा? वीरसेन अहंकार भरे स्वर में बोला, नहीं, कभी नहीं। आचार्य श्वेतांक ने अभी इसकी शिक्षा नहीं दी है। तभी चंद्रगुप्त के धनुष से तीर सनसनाता हुआ छूटा और उन दोनों पत्तियों को बीचों बीच भेदने के साथ साथ वीरसेन के अहंकार को भी भेद गया। वीरसेन का वो मित्र हंसते हुए बोला, गुरुकुल में भले ही शिक्षा ना दी गई हो, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहीं से सीख जरूर ली है। ये सुनकर वीरसेन के बाकी मित्र भी हंसने लगे। अपने मित्रों को खुद पर हंसता हुआ देख वीरसेन ने गुस्से में कहा, चंद्रगुप्त कुछ भी नहीं है मेरे आगे। अगर वो पत्तियों को भेद सकता है तो मैं आम के फल को उसके डंठल से अलग कर सकता हूं। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। ये बोल वीरसेन ने अपने धनुष पर बाण साधा और एक आम के डंठल को अपना लक्ष्य बनाया। तभी शांत दिखने वाले एक मित्र ने पीछे से कहा, गुरु कहते हैं कि फल को कभी बर्बाद मत करो, उससे या तो खुद की भूख मिटाओ या दूसरों की, लेकिन तुम तो यहां फल का प्रतियोगिता के मकसद से उपयोग कर रहे हो। वीरसेन ने लक्ष्य साधते हुए कहा, ऐसा समझ लो ये फल मेरी प्रतियोगिता भी है और मेरी भूख भी। इतना बोलकर उसने तीर छोड़ दिया। तीर आम के फल को छू भी नहीं पाया। ये देख वीरसेन के सभी मित्र हंसने लगे और वीरसेन का चेहरा उदास हो गया। तभी अचानक सटाक की आवाज के साथ एक तीर उस आम के डंठल में चुभ गया और थम की आवाज के साथ आम का फल धरती पर जा गिरा। आवाज ने वीरसेन और उसके मित्रों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी एक टक आश्चर्यचकित कभी वीरसेन को देखने लगे तो कभी आम को। एक मित्र ने हैरानी से कहा, वीरसेन, ये कैसा बाण था? ये किसने चलाया? ये राजकुमार पब्बत का बाण है, जिसका निशाना शब्दों को भी भेद सकता है। पब्बत ने कोर से सबके सामने आते हुए कहा और पेड़ की तरफ बढ़ जमीन पर पड़े आम को उठा लिया। वीरसेन पब्बत की तरफ देखने लगा। पब्बत ने वो आम वीरसेन की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए ले लो। वीरसेन ने पब्बत की आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई व्यक्ति दूसरों की भूख 2 ही प्रकार से मिटा सकता है, दया दिखाकर या रिश्वत देकर। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? पब्बत ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उपहार समझ लो। वीरसेन कटाक्ष करते हुए बोला, उपहार सिर्फ दया और रिश्वत पर पर्दा डालता है, उसकी कोई अलग श्रेणी नहीं होती। पब्बत वीरसेन की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक राजा का पुत्र हूं।
और मेरी समझ से मित्रता उपहार देने से आरंभ होती है। यह आम का फल एक मित्र को दूसरे मित्र की भेंट है, इसे स्वीकार करो। यह सुन वीरसेन के साथ वहां खड़े उसके मित्र भी हैरान रह गए। वीरसेन ने चकित होते हुए कहा, मित्र? हम मित्र कब हुए? पप्पत एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ बोला, आज और अभी से। वीरसेन के मित्र भी ये देख अचंभित थे कि मगध का भावी नरेश उनसे मित्रता करने आया है। उनमें से एक मित्र बोला, रिश्ता बुरा नहीं है, मगध के भावी सम्राट हैं राजकुमार पब्बत, उनका मित्र होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। वीरसेन ने क्षण भर के लिए विचार किया और फिर पब्बत के हाथों से उस आम को लेते हुए बोला, ये मित्र तुम्हें क्या भेंट दे? पब्बत ने आगे बढ़कर वीरसेन को गले लगा लिया और चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे भेंट की नहीं, सही निशाने की जरूरत है। फिर वो वीरसेन से अलग हुआ और दबी आवाज में बोला, हमारा शत्रु एक ही है, चंद्रगुप्त। अगर हमारा लक्ष्य भी एक हो जाए तो हमारी मित्रता कभी नहीं टूट सकती। वीरसेन समझ चुका था कि चंद्रगुप्त अब पब्बत को भी फूटी आंख नहीं बहा रहा था। उसे पब्बत से मित्रता करने में अब अपना लाभ दिखाई दे रहा था। चंद्रगुप्त की ओर देख उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। इधर तक्षशिला के दूसरे छोर में चाणक्य अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी राजहंस ने पीछे से आवाज लगाई, आचार्य। लेकिन चाणक्य जैसे किसी गहन विचार में डूबे थे, उन्हें राजहंस की आवाज सुनाई नहीं दी। राजहंस ने और पास आकर फिर से पुकारा, आचार्य, आचार्य चाणक्य। राजहंस की आवाज कान में पड़ते ही चाणक्य रुक गए और पीछे मुड़े तो उनके सामने राजहंस था। राजहंस हड़बड़ाहट में बोला, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है आचार्य। चाणक्य असमंजस में बोले, हां कहो। राजहंस ने एक नजर इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, आचार्य आपके प्राण संकट में है। राजहंस की बात सुनते ही चाणक्य के चेहरे के भाव थोड़ा गंभीर हो गए। वो बोले, पूरी बात बताओ। तब राजहंस दबी आवाज में बोला, मैंने मालकेतु और आचार्य गजानन को बात करते हुए सुना। मालकेतु बता रहा था कि मगध से एक तीरंदाज आपको मारने के लिए निकल चुका है। कल सुबह जब आप स्नान के लिए नदी पर जाएंगे, उसी समय वो आप पर फायर करेगा। राजहंस की पूरी बात सुनकर चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। अगर खतरा मुझ पर है तो निवारण भी मुझे ही निकालना होगा। तुम बस अपनी दृष्टि आचार्य गजानन पर बनाए रखो। इतना बोलकर आचार्य चाणक्य अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। वहीं राजहंस उनके जाते ही मन ही मन बोला, अच्छा हुआ यह खबर दे दी। अब बस ये देखना है कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। राजहंस की चेतावनी के बाद भी अगली सुबह पांव फटते ही चाणक्य हाथ में कमंडल और धोती लेकर अपने कमरे से निकले और नदी की ओर चल पड़े। बिना किसी भय के वो रास्ते पर चलते जा रहे थे। सुनसान रास्तों पर सिर्फ उनके खड़ाऊ की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद रास्ते के दोनों तरफ नुकीली कटीली झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। छोटे छोटे जंगली पौधे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। अचानक से चाणक्य के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई, लेकिन उस आवाज का चाणक्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेफिक्र चलते जा रहे थे। झाड़ियों की सरसराहट भी तेजी से चाणक्य का पीछा कर रही थी। चाणक्य एक क्षण के लिए ठहर गए। झाड़ियों की सरसराहट भी बंद हो गई। कुछ सोचकर उन्होंने पलटकर देखना उचित नहीं समझा और नदी की तरफ चल दिए। झाड़ियों का हिलना फिर शुरू हो चुका था। नदी पर पहुंचते ही आचार्य चाणक्य ने धोती और कमंडल किनारे पर रखा और नदी में उतर गए। उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि उसके विपरीत कुछ था, तो वो था चेहरे पर एक विश्वासपूर्ण तेज, मानो उन्हें पता हो कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। अपने ऊपर मंडरा रहे संकट से कैसे बचेंगे चाणक्य? क्या होने वाला है? उनके नदी में उतरते ही झाड़ियों में हो रही हलचल थम गई। कुछ क्षण बाद उन झाड़ियों से
खुद को कपड़े में ढके एक व्यक्ति झट से बाहर निकला और तुरंत ही एक पेड़ की ओट में जाकर छिप गया। उस व्यक्ति की कमर से एक तलवार लटक रही थी। उसकी नजर अब भी चाणक्य पर थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के दूसरे किनारे पर बैठा सूरजमल उसकी हरकतों पर एक बाज की तरह नजर गड़ाए बैठा था। सूरजमल को जब झाड़ियों में हलचल का आभास हुआ तो उसे समझ आ गया कि यह हलचल हवा में होने वाली हलचल नहीं है। तभी उन झाड़ियों में से एक व्यक्ति को निकलता देख सूरजमल का शक यकीन में बदल गया। उसने बड़े ध्यान से पेड़ के पीछे छिपे उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने लगभग अपने पूरे शरीर को एक चादर से ढक रखा था और छिपकर नदी की तरफ देख रहा था। सूरजमल ने मन ही मन कहा, लगता है राजहंस सही था। आचार्य को मगध से मारने आया व्यक्ति यही है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के पैरों पर गई और उसका अंदेशा सही था। उस आदमी ने सैनिकों वाले जूते पहने थे। तभी अचानक आए हवा के एक तेज झोंके से उस सैनिक के चेहरे से चादर नीचे खिसक गई। उसका चेहरा देखते ही सूरजमल को पहचानते देर नहीं लगी कि वो सैनिक कौन है। उसने आश्चर्य में खुद से कहा, मालकेतु, और यहां यह आचार्य चाणक्य का पीछा क्यों कर रहा है? कहीं ये ही आचार्य को मारने? यह सोच उसने मालकेतु की तरफ अपना तीर तान दिया। उसका तीर अब मालकेतु की अगली हरकत की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर मालकेतु को इस बात की खबर नहीं थी कि सूरजमल ने उसे देख लिया है। मालकेतु खुद से बोला, आचार्य चाणक्य बड़े विश्वास और निडरता के साथ स्नान कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि राजहंस ने उन्हें उन पर होने वाले हमले की बात नहीं बताई। उसे अब कुछ हद तक राजहंस पे भरोसा हो चुका था। उसने अब रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप दबे पांव वहां से चला गया। उसको जाता देख सूरजमल ने अपना धनुष नीचे कर लिया और ओट से निकल आचार्य चाणक्य की तरफ चल दिया, जो स्नान करके अब नदी में ही खड़े पूजा करने लगे थे। स्नान करने के बाद चाणक्य ने गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर अंजलि में जल भरकर उगते सूरज को अर्पण करने लगे। वो सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे, हे रश्मि रथे, हे दिनकर, हे भास्कर, जिस प्रकार आपके प्रकाश से अंधेरा कोसों दूर भाग जाता है, उसी भांति हमारी जननी, हमारी मातृभूमि, प्राणों से भी प्यारे भारतवर्ष का भविष्य भी उज्जवल हो, भारत के वर्तमान का उदय हो, भारतवासियों का कल्याण हो, यही कामना है मेरी। चाणक्य अपनी पूजा कर जैसे ही नदी से बाहर निकले, सूरजमल उनको कुछ बताने के लिए बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। चाणक्य अभी अपनी खड़ाऊ पहन ही रहे थे कि सूरजमल वहां आ पहुंचा और सर झुकाते हुए बोला, प्रणाम आचार्य। चाणक्य ने आशीर्वाद दिया और बोले, मां भारती तुम्हारा कल्याण करे। सूरजमल हड़बड़ाहट में बोला, राजहंस ने तो मगध से आए एक मसाई सैनिक का जिक्र किया था, लेकिन आपका पीछा कोई और नहीं बल्कि आचार्य गजानन का सेवक मालकेतु कर रहा था। चाणक्य को यह सुन के कुछ अधिक हैरानी नहीं हुई। उनके मुख का भाव कुछ ऐसा था कि मानो वो इस परिस्थिति से अवगत थे। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, अवश्य ही ये परीक्षा राजहंस की वफादारी साबित करने की हो रही होगी। आचार्य गजानन और मालकेतु की एक चाल थी। अब हमें मालकेतु से और भी सावधान रहने की जरूरत है। चाणक्य की बुद्धि का परिचय देख सूरजमल बहुत ही प्रभावित दिखा। उसने चाणक्य को नमन करते हुए कहा, जी आचार्य, ये मालकेतु और आचार्य गजानन मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहे? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं। चाणक्य ने हामी भरते हुए सर हिलाया और दोनों वहां से तक्षशिला की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला में मालकेतु सीधे आचार्य गजानन के पास जा पहुंचा, जो अपनी सुबह की पहली कक्षा के लिए निकल रहे थे। मालकेतु को देख गजानन के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ आए। उन्हें प्रणाम करते हुए मालकेतु बोला, मैं आचार्य चाणक्य का पीछा करते हुए नदी तक गया था। मैंने काफी देर तक ताक झांक की, लेकिन रोज की तरह आचार्य अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे।
उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात की भनक भी नहीं थी। मालकेतु की बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, अब तो तुम्हें मेरे सेवक राजहंस पर कोई संदेह नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था वो मेरे प्रति वफादार है। अगर राजहंस ने हमारी बात चाणक्य तक पहुंचा दी होती तो चाणक्य आज नदी तक जाते ही नहीं। भला कोई जानबूझकर भी मृत्यु को क्यों आमंत्रण देगा? मालकेतु कुछ सोचते हुए धीमे स्वर में बोला, शायद आप सही हैं। राजहंस आपके प्रति वफादार है। मालकेतु ने आचार्य गजानन के सामने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसे अभी भी राजहंस पर संदेह था। उसका मन जाने क्यों राजहंस की वफादारी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, चाणक्य ऐसा व्यक्ति है जिसके मुखमंडल को पढ़ पाना आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजहंस ने चाणक्य को बताया हो, लेकिन चाणक्य ने उसे अनसुना कर दिया हो। इस राजहंस पर इतनी जल्दी विश्वास करना मूर्खता ही होगी। मुझे इसकी वफादारी की और जांच करनी पड़ेगी। मालकेतु के चेहरे पर उभरती भावनाओं को भांपते हुए आचार्य गजानन बोले, तुम्हारे मुख के भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अब भी राजहंस पर संदेह है। हड़बड़ाहट में मालकेतु ने कहा, नहीं आचार्य, मैं संतुष्ट हूं। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। आपको भी कक्षा के लिए देरी हो रही होगी। ये बोलकर वो वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसका मन अभी भी दुविधा और संदेह से भरा हुआ था। एक तरफ तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के शत्रुओं पर नजर गड़ाए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मगध में प्रत्येक क्षण संभावनाएं असंभावनाओं में और असंभावनाएं संभावनाओं में बदल रही थी। धनानंद के राजमहल में मुरा अपना दैनिक कार्य निपटाते हुए सोच रही थी, आखिर मंत्री शंभुनाथ के बारे में क्या सूचना हो सकती है? महामंत्री अमात्य मंत्री शंभुनाथ की गुप्तचरी क्यों करवा रहे? क्या उन्हें मंत्री शंभुनाथ से कोई खतरा है? मुरा को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो कल महामंत्री अमात्य और उनके गुप्तचर की बातें नहीं सुन पाई। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दृष्टि एक बार फिर उसी गुप्तचर पर पड़ी जो कि अमात्य के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसे देखते ही मुरा खुद से ही बोली, ये तो वही गुप्तचर है जो कल रात मिलने आया था। ये अमात्य के कक्ष की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि अवश्य कोई और सूचना लाया है। मुझे आज इसके और महामंत्री अमात्य की बातें सुननी ही होंगी और पता लगाना होगा कि ये मंत्री शंभुनाथ के विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। ये निश्चय कर मुरा दबे पांव अमात्य के कक्ष की तरफ बढ़ चली। इधर वो गुप्तचर अमात्य के कक्ष में जा पहुंचा और उनका इशारा पाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुरा अमात्य के कक्ष के पीछे वाली खिड़की के पास जा पहुंची और ध्यान से दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। कक्ष के भीतर अमात्य गुप्तचर से बातें कर रहे थे। अमात्य ने गुप्तचर से दबी आवाज में पूछा, हाँ बोलो, क्या सूचना है? गुप्तचर भी दबी आवाज में बोला, महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार मैंने शंभुनाथ का पीछा किया था। उन्हें मैंने बाजार में मोहर बनाने वाली दुकानों के आसपास भटकते हुए देखा। पता करने पर मालूम हुआ कि उन्हें किसी मोहर बनाने वाले की तलाश है। अमात्य ने आश्चर्य से कहा, मोहर बनाने वाले की? गुप्तचर बोला, हाँ महामंत्री जी, ऐसा दस्तकार जो अच्छी मोहर बना सकता हो। शायद किसी विशिष्ट प्रकार की मोहर बनाने की बात कर रहे थे वो। मंत्री शंभुनाथ एक दस्तकार का नाम भी ले रहे थे, मिलिंद। मैंने तो ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। मिलिंद का नाम सुनते ही अमात्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अमात्य ने मनी मन कहा, मिलिंद को यूनानी मोहर बनाने की कला आती है, जो आज के समय में यहां कोई नहीं बना सकता। और तो और उसे विभिन्न भाषाओं और उनकी लिखावट का भी अच्छा ज्ञान है। शंभुनाथ मिलिंद का पता करके करना क्या चाहता है? उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, कहीं शंभुनाथ मिलिंद दस्तकार का पता करके शक्तार के खिलाफ मेरे षड्यंत्र का भांडाफोड़। बोलते बोलते अचानक वो रुक गए। उनके माथे पे चिंता की रेखाएं उभर आई। तभी उन्हें बाहर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी।
दरअसल मुरा का हाथ दीवार से फिसलने के कारण वो संतुलन खो बैठी और उसके पैरों में बंधी पायल के घुंघरुओं की आवाज गूंज उठी। गुप्तचर असमंजस में बोला, अगली कहानी के लिए बने रहें। Thanks for watching.